नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24/7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मौजूद हैं पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी साहब के ऑफिस में। आज अटल जी का स्मृति दिवस है। उनके बारे में जानना चाहेंगे कि अटल जी जब भारत सरकार में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने किस तरह से कार्य किया और देश के लिए क्या क्या किया, उसके लिए गोपाल शेट्टी से जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर, आपका हेडलाइन 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे आपने कि जब अटल जी प्रधानमंत्री थे भारत के लिए, तब उन्होंने क्या क्या कार्य किया और उनसे क्या सीखने को मिला? देखिए, अटल जी के नेतृत्व में जिन जिन लोगों ने काम किया उनको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। मर मिटने की तमन्ना लोगों के दिलो दिमाग में जगी, ये अटल जी के कार्यकाल में हम जैसे कार्यकर्ताओं को सीखने के लिए मिला। इसलिए मैं मानता हूं कि मेरे जैसा साधारण कार्यकर्ता जब पार्टी में मैंने प्रवेश किया, पार्टी के उन दिनों के नेताओं के नेतृत्व में काम किया जो पार्टी को बढ़ाना चाहते थे, पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में उनके मन में एक भावना होती थी और समाज के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए और मेरा देश आगे बढ़ना चाहिए, ये प्रमुख बिंदुओं को लेकर हम लोगों ने काम किया। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे पूरे जीवन का कार्यकाल में जो कार्यकर्ता मुझे मिले, उन्होंने पूरा साथ और सहयोग दिया। जो नेता मिले उन्होंने भी मुझे मेरे मन के मुताबिक काम करने का अवसर मुझे दिया। लगातार 6 साल भारतीय जनता पार्टी का गठ नेता के रूप में मैंने कॉरपोरेशन में काम किया। पार्टी चलाने के लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पार्टी ने कभी भी मुझे कोई बंधन में न रखते हुए मेरे मन के मुताबिक मुझे काम करने का अवसर दिया और इसलिए मेरा एक स्वभाव बन गया और उस स्वभाव के मुताबिक ही मैं आगे काम करता गया। और बाद में आने वाले नेताओं ने भी मेरे स्वभाव को बदलने का कभी प्रयास नहीं किया। कार्यकर्ताओं ने भी मेरे स्वभाव के मुताबिक मेरे मतदार संघ में मुझे काम करने का अवसर दिया और इसलिए मैं एक के बाद एक प्रकल्प करते गया। और अटल जी के स्मृति के दिन के अवसर पर जब हम बात कर रहे तो मुझे बड़ा प्रसन्नता भी होता है, बड़ा गर्व भी मैं महसूस करता हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ी वेदना भी होती है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगाने के लिए जो मुझे संघर्ष करना पड़ा, उस संघर्ष से भी मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। ये भी बात अपनी जगह पर उतनी सही है, क्योंकि ये बात को मैं कभी कभी अकेले में सोचता हूँ तो मैं मानता हूँ कि ये अच्छा ही हुआ। अगर ये संघर्ष किए बिगड़ अगर ये लग जाता था प्रतिमा, तो मेरे काम लोगों तक पहुंच नहीं पाता था, क्योंकि मेरे पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, मानव स्वभाव है, किसी को भी बढ़ता हुआ, किसी की भी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ती है तो अपने साथ में काम करने वाले लोगों को भी ये अच्छा लगता नहीं है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरे लिए जो कुछ भी हुआ है वो भगवान ने किया है। हर प्रकल्प में मुझे बाधाएं आती गई, उसको मैं संघर्ष करता गया, उसमें से रास्ता निकालता गया, तो लोगों में एक रोगपीड़ा मेरी बढ़ती गई और पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी विश्वास बढ़ता गया कि एक ऐसा नेता है जो लड़ झगड़ कर संघर्ष करके भी हाथ में लिया हुआ काम को पूरा करता है। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, ऐसे मैं मानता हूँ। सबसे बड़ी चीज थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे थे, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वो सबको पसंद आते थे। उसी तरह से आपकी भी छवि है। आप उत्तर मुंबई में चाहे पक्ष हो चाहे पक्ष हो, सबको पसंद आते, क्योंकि कार्य करने की शैली आपकी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो बहुत सही बात आपने बताई, क्योंकि जिन नेता के नेतृत्व में हमने काम किया, उनकी जो सोच थी, उनकी जो समझ थी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उन दिनों में भी वही बात करते थे, आज भी वही बात करते हैं। अखंड की भारत की बात हम बात करते हैं और अखंड भारत की बात जब हम करते हैं तो फिर भारत में या तो फिर एक जिला में भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के साथ में डील करने के लिए पार्टी के रेडीमेड कार्यकर्ता जो सिर्फ जाति भाषा में लोगों को उलझाकर अपना राजनीतिक कद बड़ा करने का प्रयास करते हैं, तो बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन अटल जी ने पूरा जीवन एक ही लाइन को पकड़कर वो चले। मैं अगर याद करूं तो बाबरी ढांचा गिरते समय पर भी मैं अयोध्या में था। बाबरी ढांचा टूटने के बाद में भी अटल जी ने जो बातें कही थी वो आज भी लोगों के दिलो दिमाग में है। गुजरात के दंगे में भी जो बातें उन्होंने कही थी, राज धर्म को निभाना चाहिए करके, और मोदी जी ने उन दिनों में जो जवाब दिया था वो भी हम सबके सामने है। अटल जी अपनी बात रखी, मोदी जी ने अपनी बात रखी, और ये दोनों नेताओं ने पूरे देश और दुनिया को दिखा दिया कि हम किस प्रकार का नेतृत्व करते हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। और सबसे बड़ी चीज थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरे देश के लिए एक आदर्श थे। उन्होंने जिनको भारत रत्न मिला, सबसे बड़ी चीज थी कि उनके कार्यशैली और उनका बोलने की जो तरीके रहते थे वो संसद भवन में भी गूंजती थी। और आप उत्तर मुंबई में जिस तरह से काम करते हैं तो लोगों को पसंद आता है। जो रेडीमेड कार्यकर्ता छोड़ करके जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं वो आपको आदर्श मानते हैं, उनको लेकर क्या, क्योंकि आने वाला चुनाव है, चुनाव में आपको जो अपना आदर्श मानते हैं उनको किस तरह का मैसेज देंगे आप? नहीं, देखिए, मेरा तो जो नेतृत्व था वो अभी थम गया है और मैं मानता हूं कि लोगों को भी पता चलेगा कि किसमें कितनी क्षमता है करके। मैंने हमेशा
बोरली में जो नेतृत्व किया, एक नगर सेवक से हम प्रारंभ हुए, बोरली में 6 में से 5 नगर सेवक हमारे हुए। बोरली का एक विधायक उन दिन में हुआ करता था, फिर दूसरा विधायक योगेश सागर के रूप में हमने देखा। 2014 में पार्टी ने मुझे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी जान से काम किया, मतदाताओं ने झोली भर के वोटिंग किया, और वो जो 2014 का वोटिंग आने वाले विधानसभा में भी उसको हमने कायम रखने में हमें कामयाबी मिली। मैं अगर बताऊं तो चारकोप विधानसभा का लीड 16-16,500 का लीड था, और मुझे अच्छी तरह से याद है कि काउंटिंग के पहले रामनाथ जी सबको लेकर बैठे थे और सबसे पूछा गया कितना लीड आएगा, कितना लीड आएगा। तो योगेश सागर जी ने 16-16.5 का 30 का बताया था, और मैं जब आया तो मेरे हाथ में चिट्ठी जमा दिया, कुछ 1,65,000 का लीड लोगों ने बताया था। तो मैंने किसी को पूछा कि इसमें किसी को बढ़ना है क्या आगे, तो किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि ये जो बताया था उन्होंने वो भी डर डर कर बताया होगा कि इतना वोट मिलेगा क्या करके। और फिर उत्तर मुंबई पहली बार हमने भारी मार्जिन से जीता, जो 1,65 का लीड उत्तर मुंबई जिला को उन दिनों में चलाने वाले लोगों ने बताया था, उसको हम 4.5 लाख पर लेकर गए, मतलब 3 गुना हो गया। और 3 गुना होने के बाद में जैसा कार्यकर्ताओं का असेसमेंट गलत हुआ, वैसा एक असेसमेंट मेरा भी गलत हुआ। जब पहली बार कार्यकर्ताओं सम्मेलन था तो उस समय पूछा गया था कि अगली बार ये वोट मिलेगा क्या इतना, तो मैंने कहा कि मैं दिन रात काम करूंगा, सारी समस्याओं को समाप्त करूंगा, तो भी इतना वोट अगली बार नहीं मिलेगा, ये मैंने कहा था। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा था कि नहीं, इससे भी ज़्यादा वोट मिलेगा, और हम सब लोगों ने मिलकर काम किया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो कहा था वो सही हुआ, उससे भी ज़्यादा वोट से हम दूसरी बार जीते। और तीसरी बार जब पार्टी ने कहा कि मैंने अभी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो खुलकर सब लोगों ने मिलकर काम किया, और मैंने एक ही नारा दिया था कि तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तीसरी बार हमको उत्तर मुंबई जीतना है, और तीसरी बार हमको महाराष्ट्र से मैं सबसे ज़्यादा वोटों से जीतना है। ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं इस बात को भी फिर एक बार आपके सवाल को जोड़ना चाहूँगा कि अटल जी के, आडवाणी जी के, उन दिनों के नेताओं के आचार विचार को हमने लेकर काम किया, पूरे जीवन काल में काम किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति 7 बार चुनाव लड़ता है तो कार्यकर्ता उब जाते हैं, मतदाता उब जाते हैं, कोई नया आना चाहिए, इस प्रकार की सोच और समझ लोगों की बन जाती है। लेकिन मेरे बारे में ऐसा न होते हुए 8वीं बार भी मैंने ही लड़ना चाहिए, इस प्रकार की बातें सामने आई। और ये जो प्रेम है, ये मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। और आज भी लोग तरह तरह की बातें करते हैं, गोपाल भाई ने विधानसभा में जाना चाहिए, ये वो वगैरह। मेरा पहले दिन भी चुनाव में जब मैं 92 में लड़ा, तब भी मेरी स्वयं की इच्छा नहीं थी। 8वीं बार भी जब लड़ने की बात आई तो मैंने स्वयं ही कहा था कि नहीं, अभी और किसी को लाओ करके। और मेरी वैसे कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं है, लेकिन जनता की डिमांड और पार्टी की अगर इच्छा होगी, जो भी काम देंगे आने वाले दिनों में मैं करूँगा। लेकिन एक बात निश्चित मैं मार्केट में लेकर जाऊँगा, पार्टी जिसको भी आने वाले दिनों में टिकट देगी, उसने इस कमिटमेंट करना पड़ेगा कि मैंने मेरे जीवन में भ्रष्टाचार किया नहीं है, और आने वाले दिनों में मैं भ्रष्टाचार नहीं करूँगा। ये मैं अटल जी को स्मरण करते हुए कहने की बात करता हूँ। उसको ही पार्टी ने टिकट देना चाहिए, और उसको ही लोगों ने वोट भी देना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी, द पार्टी विद द डिफरेंस, एक नई सोच, दुनिया में जब इतने उथल पुथल हो रहे हैं, देश में हो रहा है, तो हमको एक नया विचार आने वाले दिनों में लोगों को लिए देना पड़ेगा। और मैं ये बात मानता हूँ, और ये बात मैंने कही भी है, 40 साल के पहले की राजनीति में और आज की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो भी राजनीतिक होता है उसको भी अन्य लोगों की तरह जीने की आवश्यकता होती है, उसके भी बच्चे होते हैं, उनको भी आगे बढ़ना है, पढ़ाई लिखाई करना है, इन सारी चीज़ों को पैसा लगता है। तो ये सारी आवश्यकताएं कैसे पूरा हो, उसका भी पार्टी ने व्यवस्था करना चाहिए। आप काम भी करो, व्यवसाय भी करो, वहाँ से आप पैसे कमाओ। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो पार्टी ने उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए। इन दिनों में बैंक लोन, ये वो सारा बहुत कुछ व्यवस्था हुई है, हमारे दिनों में तो कुछ भी नहीं था। तो आप पैसा का बस स्रोत को भी खड़ा करिए, और यहाँ पर भी आप प्रामाणिकता से काम करिए। क्योंकि देखिए, हमारा जीवन एक शॉर्ट स्पैन हो सकता है, लेकिन पार्टी तो जीवन भर चलने वाली है। देश है, दुनिया को बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। तो आपको एक गाइडलाइन तो बनानी पड़ेगी आने वाले दिनों के लिए। जो इन दिनों में जो हम देख रहे हैं, ये मैं इससे बहुत दुखी हूँ। मैं राजनीति से थोड़ा अलिप्त होने का जब मैं सोचता हूँ, बातें करता हूँ, तो ये सारे चीज़ को जब मैं नज़दीक से देखता हूँ तो मैं हैरान परेशान हो जाता हूँ। ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। तो फिर राजनीति को एक व्यापार बना दो, ठीक है, तुम भी कमाओ, हम भी कमाओ। हाँ, आज क्या हो रहा है, आज ऑफिसर लोग इस तरह से लूट रहे हैं। आज मुझे कहा जा रहा है कि तुमने आंदोलन नहीं करना चाहिए, ऑफिसरों के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। आंदोलन तो साहब ये देश की लोकशाही की आत्मा है।
आंदोलन करके देश आजाद हुआ, आंदोलन करके मुगलों को खदेड़ा इस देश से, आंदोलन करके ब्रिटिशों को इस देश से खदेड़ा, आंदोलन करके 60-65 साल सत्ता में जो बैठे थे कार्यकर्ताओं ने खून पसीना लगाकर उनको सत्ता से हमने दूर किया। ये कोई पुस्तक पढ़कर नहीं हुआ है, ये आंदोलन करके हुआ है। इसलिए आंदोलन ये लोकशाही की ताकत है। आज पॉलिटिशियन से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स ऑफिसर लोग पैसा घर पर लेके जा रहे हैं, इसके बारे में कोई सोचेगा कि नहीं? एक मेरा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, उसको खाली घर रिपेयरिंग करने के लिए 2.25 लाख रुपया उसके पास से मांगा गया, 2.25 लाख रुपया। कोई 5,000 रुपया मांगेगा, 10,000 रुपया मांगेगा, तो मैं स्वयं कहता हूँ ऑफिसर का भी घर चलना चाहिए, उसके बच्चों को भी अंग्रेजी पढ़ना है, खर्चा है उसको, वो बख्शिश उसको कहा जाता है। लेकिन आप इस तरह से पैसे मांगोगे और उसके लिए कोई नेता लड़ेगा नहीं, कॉर्पोरेटर लड़ेगा नहीं, एमएलए लड़ेगा नहीं। कुछ लोग तो बोलते हैं देना पड़ता है, नया व्यवहार नया सिस्टम को समझ में आता है कि नहीं, आपको पड़े छे, कई व्यवहार समझ में आवे छे कि नहीं? अरे क्या व्यवहार समझ में आवे छे कि नहीं? मंदिर बनाने के लिए, देरासर बनाने के लिए कोई फायर ऑफिसर 3-3 लाख रुपया खाली एनओसी देने के लिए मांगता होगा, और कोई जनप्रतिनिधि के पास जाता होगा, जनप्रतिनिधि इस प्रकार की बातें करे और वो कंप्लेंट लेकर मेरे पास कोई आवे और मैं भी वही लाइन पकड़ूं कि मैं अटल जी का लाइन पकड़ूं, मैं अडवाणी जी का लाइन पकड़ूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का लाइन पकड़ूं, तो मेरे मन से आवाज आती है तुमने अटल अडवाणी जी का लाइन पकड़कर भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए लड़ना चाहिए। मैं लड़ता हूं, कल भी लड़ता था, आज भी लड़ता हूं, कल भी लड़ूंगा। इसके लिए मुझे कोई पार्टी का पद की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए मुझे कोई नेतृत्व की आज की तारीख में आवश्यकता नहीं है। जो नेतृत्व ने मुझे जो गुण मुझ में डाला है उसके आधार पर मैं और समाज की सेवा कर सकता हूँ और बेहतरीन ढंग से मैं जी सकता हूँ। सबसे बड़ी चीज है, आप जब सत्ता में थे तब आप कार्य करने की सबसे पद्धति सबसे अलग थी कि जब भी कोई कार्यक्रम रहता था, जस्ट जितना टाइम दिया आप उसी टाइम पे हमेशा पहुंच जाते थे। लेकिन आज के राजनेता टाइम का तो पता नहीं रहता, जिस टाइम दिए रहेंगे उससे लेट आएंगे, और आप छोटे से छोटे कार्यक्रम में, चाहे राजनेता का कार्यक्रम हो चाहे पब्लिक का, उनके घर पे भी जाते हैं। लेकिन आज के नेता इस तरह की कार्यशैली नहीं करते। चाहे आपने जिस तरह से नगर पालिका के बारे में बताइए, भ्रष्टाचार के बारे में, तो उसको लेकर जो आपकी कार्यशैली थी, उन राजनेताओं को क्या सीखना चाहिए आपसे? ये जो मेरी बात को सुनेंगे तो उसमें से 50% भी सीख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैंने ये सब मेंटेन किया कि आज भी देखो मैं पद पर न होते भी सवेरे आकर ऑफिस में लोगों को मिलता हूँ, काम करता हूँ। वो इसलिए कि लोगों को ये लगना नहीं चाहिए कि जिस व्यक्ति को हमने 40 साल सपोर्ट किया वो उन्होंने आज हमको छोड़ दिया। पार्टी ने भले मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं थोड़ा लोगों को छोड़ सकता हूँ। मैंने पार्टी को कुछ दिया है ना, मैं पार्टी को और भी आने वाले दिनों में देने का प्रयास करूंगा। जो भी गड़बड़ घोटाले करते हैं उनको बेनकाब करने का काम भी आने वाले दिनों में करूंगा। आज उत्तर मुंबई में इतने सारे पगड़ी के घर टूट गए, कोई नगर सेवक, कोई आमदार उसके बारे में आवाज नहीं उठाता है। आप लोगों को मुफ्त में रेवड़िया बट रही है इन दिनों में, अच्छी बात है, गरीबों को देना चाहिए, ये सरकार का काम है, क्योंकि सरकार माई बाप है। लेकिन सरकार अगर माई बाप है तो एक जगह पे जिसका घर टूटा है वो उसको घर दिलाने का काम कौन करेगा? आज एक 300 फुट का घर मुंबई शहर में 50-60 लाख रुपए से कम उसकी कीमत नहीं है, उसका 60 लाख रुपए का घर चला गया है, कोई आवाज नहीं उठाता है। सबसे बड़ी चीज थी, आपने पगड़ी सिस्टम में 1+1 को लेकर काफी आवाज उठाई थी लोकसभा में, क्योंकि जो पगड़ी सिस्टम में लोगों ने पैसे देकर के खरीदे उन पर आज के राजनेता ध्यान नहीं देते। विधान भवन में भी इस चीज की चर्चा हुई थी, लेकिन क्योंकि लोग पैसा देकर के 1+1 का जगह खरीदते हैं, उसमें अगर उनको नहीं मिलता तो उनके साथ अन्याय होता। उस पर आपकी क्या राय रहेगी? मैं देवेंद्र फडणवीस जी का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। देर इसमें लगा है, लगना नहीं चाहिए भी, मैं बात बता देता हूँ, लेकिन लग गया है। लेकिन अंत में उन्होंने इस बात को मान लिया कि ये देना चाहिए। अभी 1976 का तारीख उन्होंने पकड़ा है। ये कौन करते हैं? ऑफिसर लोग करते हैं। इसलिए कुछ लोग, जो लोग मुझे उपदेश देते हैं कि लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, संघर्ष नहीं करना चाहिए, ये कोई देवेंद्र फडणवीस जी तय नहीं करते हैं। देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि ये गलत है, ये होना चाहिए, लोगों को घर मिलना चाहिए। अभी घर कैसे मिलना चाहिए? तो उसका 1976 का लाइन डाला। 1976 को आज कितना 50 साल हो गए, मतलब 50 साल का पहले का जिसका पहला माना था उसको आप घर दोगे। आज मैं सारे मेरे पार्टी के भी सारे नेता, सारे लोगों को कहना चाहता हूँ, आओ बोरेली में, रेलवे स्टेशन के बाजू में आओ, अंबा भवन करके नाम है, ग्राउंड+3 का बिल्डिंग बना हुआ है। पूरे स्लम में 3 बिल्डिंग बने हैं ग्राउंड+3 का। 1961 का उसको असेसमेंट है, 1961 का। अब क्या आप इनको घर नहीं दोगे? अब पहला माले का, मैं तो पहले माले का लड़ता हूं। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं कि आने वाले दिनों में ये 3 माले के बिल्डिंग के लोगों को भी मैं 300 फुट का घर दिलाऊंगा। मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, और ये मेरा चैलेंज है सत्ताधारी पार्टी के सारे ऑफिसरों को और नेताओं को, ये मेरा चैलेंज है। मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित करते हुए मैं सारे लोगों से माफी मांगूंगा।
मैं सारे लोगों से माफी मांगूंगा। मैं चाहता हूं कि मुझे भगवान ने यह अवसर प्राप्त करके दिया है, मुझे कुछ सिस्टम चालित किया है, तो कुछ बहुत बड़ा काम मेरे हाथ से करवाने का भगवान ने तय किया होगा और वो मैं करूंगा। आज अटल जी के स्मृति दिवस के अवसर पर मेरे मन की एक पीड़ा भी मैं लोगों के सामने रखना चाहूंगा। महाराष्ट्र के उन दिनों के मुख्यमंत्री और आज के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी मॉस्को में जाकर अन्नाभाऊ साठे जी का पुतला लगा कर आते हैं, और मेरे भारत देश में जिनको भारत रत्न दिया गया, जिनको भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नहीं तो सारे विपक्ष के लोग एक सम्मान से जिनको नवाजा जाता है, जिनको ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रतिमा लगाने के लिए मुझे जो पापड़ बेलने पड़े, मुझे जो संघर्ष करना पड़ा, ये मेरे मन को पीड़ा देती है। निश्चित मैं देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा उनको। अजीत दादा पवार जी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा में ये कहा कि गोपाल शेट्टी के पास सभी प्रकार के परमिशन होने के बावजूद भी कांग्रेस के सुनील केदार जी ने परमिशन नहीं दिया। ये भावना उन्होंने वहां पर व्यक्त किया। मेरे ही पार्टी के लोगों ने मुझे इस प्रकार से बदनाम कर दिया था कि गोपाल शेट्टी परमिशन के बगैर काम करते हैं। मैं मेरे पार्टी के नगर सेवक हो, विधायक हो, पार्टी के जो पदाधिकारी हो, उनको ये मैसेज देना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में भारत देश में जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, जिन्होंने राजनीतिक जीवन में एक साफ सुथरा जीवन जिया और जिनको भारत रत्न दिया गया, ऐसे किसी भी नेता का प्रतिमा भारत देश में अगर लगाना हो तो बिगर परमिशन, कौन होते हैं ऑफिसर लोग, भ्रष्टाचारी ऑफिसर लोग परमिशन देंगे? मैं इससे बड़ी बात क्या कहूं? अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रतिमा लगाने के लिए भ्रष्टाचारी ऑफिसरों के सामने में जाके गिड़गिड़ाऊं और ऐसे लोगों के पास से परमिशन लेना? मैं चाहूंगा कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा किसी भी नेता का पतला पुतला अगर कहीं लगाना हो तो ये भ्रष्ट ऑफिसरों की परमिशन की आवश्यकता न लगेगी। नहीं, जो 2-4 बड़े ऑफिसर होते हैं उनके साथ में जो भी लोग बातचीत करके उनको तुरंत परमिशन मिल जाना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था हमको आने वाले दिनों में खड़ी करनी पड़ेगी। हमने गोपाल शेट्टी जी से बात किया, उन्होंने बताया कि जिस तरह से उनकी कार्यशैली थी, आज अटल जी का स्मृति दिवस है, उनको उसी पद्धति से आज भी वो आगे जनता के बीच में काम करते रहेंगे। जो भी जनता की समस्या रहेगी उनके बीच में वो जाकर के छुड़ाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ राम कुमार गुप्ता, हेडलाइन 24/7 न्यूज, मुंबई।